मैं हर्षद चौधा और हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आरके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हिंदी विषय का अध्यापक हूं और आज हम हिंदी विषय में वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला में पहले हम ये समझेंगे कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। तो यदि हम ध्वनि को चिन्ह रूप दे दें, जैसे मैं कहूँ का, ये ध्वनि है और इसको मैंने एक लिपि के आधार पर एक चिन्ह रूप दे दिया, तो ये जो का है वो वर्ण कहलाएगा। ठीक है, इस तरह हर भाषा में वर्ण होते हैं और किसी भी भाषा के जो वर्ण हैं उनको यदि हम एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में लिख दें तो वही वर्णमाला कहलाती है। देखिए, अब हिंदी वर्णमाला के दो भेद हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो सबसे पहले मैं स्वर लिखूंगा, उनका हम विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम व्यंजनों का विश्लेषण करेंगे। देखिए, हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले देखेंगे जो कुल वर्णों की संख्या है वो है 52 या 52। उसके पश्चात हम समझेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट है स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अब हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्वर हो गए अपने। इसके पश्चात अंग और आहा, इसके पश्चात अंग और आहा जो कहलाते हैं हमारे अयोगवा, जो हमारे कहलाते हैं अयोगवा। देखिए, इन्हें अयोगवा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना तो इनका योग स्वरों में होता है, ना ही इनका योग व्यंजनों में होता है। सो वाय हम इन्हें कहते हैं अयोगवा, अयोगवाह। और इन्हीं का जो उपनाम है वो है काकल्य। अब प्रश्न पत्र में आपका जो एग्जाम आएगा उसमें पूछ सकता काकल्य किन्हें कहते हैं, तो आप कह देंगे अंग और आहा को। अब इनका एक पर्टिकुलर नाम भी होता होगा। तो देखिए, जो अंग है ये कहलाता है अनुस्वार और जो आपका आहा है इसे हम कहेंगे विसर्ग। आहा को हम कहेंगे विसर्ग। इसके पश्चात देखें, जो आपका छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री, जिन पर ये गोला बना हुआ है, देखिए इस तरह से छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री, ये सभी कहलाते हैं आपके मूल स्वर, मूल, या इन्हीं को कह देंगे आप ह्रस्व स्वर। और जो बाकी बच रहे हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी कहलाते हैं आपके संध्य स्वर, संध्य, या इन्हीं को मैं कह सकता हूं दीर्घ, संध्य या दीर्घ। तो इनकी संख्या कितनी हो रही है? देखो, मूल स्वरों की संख्या 4 है। देखिए 1 2 3 4, तो मूल स्वरों की संख्या 4 और 7 4 11, तो संध्य स्वरों की संख्या कितनी होगी? 7। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की सहायता से हमारे व्यंजन बोले जाते हैं, तो मात्राएं स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं और मात्राओं की संख्या हिंदी में 10 होती है, क्योंकि आपकी छोटा की कोई मात्रा तो होती नहीं है। इसलिए मात्राओं की संख्या अगर पूछ ले एग्जाम में, मात्राएं अगर पूछ ले तो कहेंगे मात्राओं की संख्या 10 होगी। यदि पूछ ले मात्राएं कितनी होती हैं तो मात्राएं आपकी 10 होती हैं, क्योंकि छोटा की कोई मात्रा नहीं होती। इसमें से एक प्रश्न और पूछ सकता है जो कि बनना स्वाभाविक भी है। देखिए, यहाँ आपसे पूछ सकता है अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं? तो जो चांद बिंदी होती है, जो चांद बिंदी होती है वो अनुनासिक कहलाती है। और आपसे पूछ सकता है अननुनासिक, अननुनासिक, या इसी का उपनाम है नील अनुनासिक। ये इसमें आते हैं आपके सभी स्वर, इसमें आपके आते हैं सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं आ से लेकर औ तक, ये कहलाते हैं अननुनासिक या निरनुनासिक। क्लियर? देखिए, इसके बाद जो स्वरों का आपका जो भाग है वो समाप्त होता है। अब मैं आता हूँ व्यंजनों पे। तो पहले तो ये समझ लें कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजनों की संख्या कितनी होगी ये भी एक स्वाभाविक प्रश्न है। तो जो व्यंजनों की संख्या है, जो व्यंजनों की संख्या है वो देखिए 52 तो आपके कुल वर्ण हो गए, 52 आपके हो गए कुल वर्ण। अगर इसमें से हम 11 घटा दें, 11 स्वर घटा दें तो 41 कुल व्यंजन होते हैं, 41 कुल व्यंजन होते हैं। और आपसे पूछ सकता है मूल व्यंजन कितने होते हैं,
पूछ सकता है मूल व्यंजन कितने होंगे, मूल व्यंजन कितने होंगे, तो आप कहेंगे 33। अब वो कैसे होंगे तो वो हम यहाँ समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं सारे व्यंजन लिखूंगा। देखिए यहाँ से का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, छा, या। इसके बाद टा, ठा। अब हिंदी वर्णमाला में आपके 5 वर्ग होते हैं। हिंदी वर्णमाला में आपके 5 वर्ग, देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो कुल वर्गों की संख्या अगर कहें कुल वर्ग कितने होते हैं, कुल वर्ग, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसके पश्चात हम देखेंगे और बाकी कौन कौन से व्यंजन छूट रहे हैं। देखिए यहाँ पे या, रा, ला, वा, इनका क्रम भी पूछ लेता है, पूछ लेगा कि इनका क्रम क्या है। तो पहले या, फिर रा, फिर ला, फिर बा। संस्कृत में इनका क्रम अलग होता है। संस्कृत में कहें तो हय वरट, आप माहेश्वर सूत्रों में हा, ये, वा, रा, ट, देखिए ये इनका क्या क्रम हुआ। देखिए या के बाद वा आ रहा है, फिर रा और फिर टा, ठीक है ना। तो हय वरट, तो हिंदी वर्णमाला में इनका क्रम या के बाद वा आता है, या के बाद वा आता है, जबकि यहाँ पे वा सबसे अंतिम में आ रहा है ना। देखिए तो आपका हिंदी वर्णमाला का क्रम यही रहेगा। इसके पश्चात देखिए क्या आते हैं यहाँ पे, शा, शा, शा और हा। शा, शा और शा, हा के पश्चात आपका छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये श्रा श्री वाला है। इसके पश्चात जा और फा, ये आगत हैं। इस जा और इस फा में अंतर, और इन दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है और दूसरी भाषा से ये वर्ण ले लिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आगत या विदेशी वर्ण कहलाएंगे। और क्या बच रहा है आपका, डा और ढा, ठीक है। तो अब आपकी जो वर्णमाला है ये पूर्ण होती है। देखिए अब मैं इनका भी विश्लेषण आपके सामने कर दूं। यहाँ से यहाँ तक के वर्ण, यहाँ से यहाँ तक के वर्ण, देखिए 5, 5, 10, 15, 20, 25, ये 25, ये पूरे 25 और प्लस डा और ढा, ये दोनों प्लस ये 2, कुल 27, कुल 27, ये कहलाते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन। क्लियर। इसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ से हर वर्ग का, मैंने बताया आपको कि वर्गों की संख्या 5 है, तो हर वर्ग का वर्ग का अंतिम वर्ण, ऐसे ही चा वर्ग का अंतिम वर्ण, टा वर्ग का अंतिम वर्ण, ता वर्ग का अंतिम वर्ण, पा वर्ग का अंतिम वर्ण, तो हर वर्ग का पंचम वर्ण या अंतिम वर्ण कहलाता है नासिक वर्ण। इसको क्या कहेंगे, नासिक, नासिक वर्ण। क्लियर इतना। अब देखिए या, रा, ला और वा, ये सभी कहलाते हैं अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है देख लीजिए, 1, 2, 3, 4। इसके पश्चात सा, शा, शा, हा, ये सभी कहलाते ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, और इनकी संख्या भी कितनी होगी, 4। इसके पश्चात छ, त्र, ज्ञ, स्रा, ये सभी कहलाते हैं संयुक्त, ये सभी क्या कहलाएंगे, संयुक्त, और इनकी संख्या भी 4 होगी। इसके पश्चात क्या आता है, जा और फा, ये आगत, क्योंकि दूसरी भाषा से आ गए, या इन्हीं को विदेशी वर्ण भी कहते हैं। अब देखिए डा और ये ढा, ठीक है, ये कहलाते हैं द्विगुण, ये कहलाते हैं द्विगुण, उच्छ्रित और उच्छिप्त, उच्छिप्त वर्ण। क्यों, देखिए इनका उपनाम भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनको द्विगुण, उच्छ्रित और उच्छिप्त भी कहते हैं, ये भी आवश्यक है, हो सकता है उपनाम से आपसे पूछ ले। तो यहाँ पे वर्णमाला का लगभग पाठ हो गया है, कुछ चीजें रह गई हैं, वो भी आपको बता दी जा रही हैं अभी। 5 वर्गों के बाद यहाँ देखिए चा से लेकर आपका ये छा तक, चा से लेकर ये आपका छा तक, ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्शी तो है ही, तो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी, ये संघर्षी भी होते हैं, तो ये कहलाएंगे स्पर्श संघर्षी, और इनकी संख्या होगी 4, क्योंकि यहाँ स्पर्श संघर्षी में संघर्षी तो नहीं होता, ये सिर्फ स्पर्श व्यंजन होता है, तो यहाँ पे स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 4 होगी, चा से लेके झा तक। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपका जो या, रा, ला, वा, यहाँ देखिए थोड़ा इसको, इनको, तो जो आपका या है और आपका वा है, इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं, इनको हम
अर्धस्वर कहते हैं। इसके पश्चात जो और या को पूर्व अर्धस्वर कहते हैं, ये भी देख लीजिए। और क्यों कहते हैं, देखिए क्योंकि ई और आ मिलकर या बनता है, इसी प्रकार ऊ और आ मिलकर वा बनता है। तो ये दोनों स्वर के मेल से ही बनते हैं, जबकि व्यंजन है इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, क्योंकि दोनों में स्वर स्वर आ रहा है और स्वर के मेल से ही बन रहा है व्यंजन, इसलिए इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। जबकि जैसे आप का देख ली, जैसे आप का देखेंगे तो का में से आ निकला है ना, पर का एक स्वतंत्र रूप में है, का एक व्यंजन है और उसमें स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, जबकि या में दोनों स्वर ही स्वर हैं, इसलिए इसको अर्धस्वर कहते हैं। क्लियर। अब देखिए इसके आगे, यहाँ पे आप आ जाइए तो हम आते हैं रा पे। तो जो रा है ये लुंठित, रा लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहलाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में हल्का सा प्रकंपन होता होगा, इसलिए इसको लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। रा के बाद आता है आपका, वो आपका आता है ला। ला को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं, ला को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। इसके पश्चात आपके आते हैं वर्ष वर्ण, वर्ष वर्ण, वर्ष वर्ण। ये कौन कौन से होते हैं, तो वर्ष वर्ण में 3 वर्ण आते हैं, सा, रा और ला। ये तीनों जो वर्ण हैं ये वर्ष वर्ण कहलाते हैं। ये भी प्रश्न स्वाभाविक है कि आपके प्रश्न पत्र में आ जाए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे सभी, और एक चीज़ और रह गई आपकी, देखिए यहाँ से सा से लेकर सा तक, ये सभी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूरा ऊष्म में है। देखिए ये चारों तो ऊष्म में, तो ऊष्म की संख्या शा 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 हा, ऊष्म की संख्या तो 4 है, जबकि शा 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 ये कहलाते हैं संघर्षी, ये कहलाते हैं संघर्षी। ठीक है, तो अगर पूछे संघर्षी की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे कितनी, 3। शा शा शा, ये सिर्फ संघर्षी की संख्या पूछे तो कहा जाएगा 3 है, शा शा शा। कहे ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 4, सा शा शा हा। छत्रज्ञा को संयुक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि छत्रज्ञा 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या भी 4 होती है। जा और फा आगत या विदेशी कहलाते हैं, द्विगुण उच्छिष्ट और क्षिप्त डा और ढा कहलाते हैं। इनका मैंने आपको वर्णन कर ही दिया है। यहाँ पे मूल व्यंजन देखिए कैसे मूल व्यंजन आपके 33 हो रहे हैं, देखिए ना 52 में से 11 घटे तो कुल व्यंजन 41 आए, पर मूल व्यंजन 33 क्यों हो रहे हैं, देखिए का से लेके माँ तक तो 25 हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 यहाँ तक आते हैं आपके। ये बस ये पूरी लाइन, इतनी पूरी लाइन ये है मूल, ये क्या है मूल व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 33। ठीक है, ये पूरी लाइन मूल व्यंजनों की होती है यहाँ तक बस। इसके बाद तो ये संयुक्त हैं और विदेशी आगत हैं तो ये मूल व्यंजन नहीं कहलाते, है ना। तो यहाँ तक आपके मूल व्यंजन होते हैं 33, यहाँ से लेकर हा तक ये सभी आपके मूल व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। तो यहाँ आपकी जो वर्णमाला है समाप्त है, और लगभग कोई भी संभावित प्रश्न आपके परीक्षाओं में इससे आना ही आना है। तो इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका प्रैक्टिस करें, इसको 1-2 बार पढ़ लें, इतना काफ़ी है। आपको इसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया है। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।